नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। अब जिस समय देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव की तैयारी हो रही है, उस बीच कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। एक बड़ी खबर के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी कर रही है। अगर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 आप सबको याद हो, तो इस आधार पर भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा भाग कितना महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, इसको आप समझ सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जिसकी शुरुआत कश्मीर से लेकर के, जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक हुई, उसका जो असर रहा, जिस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी के लिए उसने एक संजीवनी का काम किया, उस तरीके से अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करती है और यात्रा पूरी होती है, तो अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले चुनाव में परिणाम क्या होंगे, स्थितियां कैसे बदलेंगी, कितनी तेज़ी से बदलेंगी। ये जब हम स्थितियों की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता थी, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 बेहद महत्वपूर्ण, बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खासकर कांग्रेस और विपक्षी एकता के लिहाज से आने वाले चुनाव के मद्देनजर। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 की जब शुरुआत हुई थी, जिस तरीके से कन्याकुमारी से वो यात्रा चली और उसके बाद लगातार राहुल गांधी का वो कारवां बढ़ता चला गया, लगातार राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ते गए तमाम अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे वो फिल्मों के लोग रहे हों, फिल्म दुनिया के लोग रहे हों, स्पोर्ट्स जगत के लोग रहे हों, तमाम हर सेक्टर के, कारपोरेट सेक्टर के लोग जुड़े, व्यापारी वर्ग जुड़ा, महिलाएं बड़ी संख्या में देखे गए। तो इस तरीके से हर वर्ग, समाज का हर वर्ग राहुल गांधी के पीछे आकर के खड़ा हुआ, राहुल गांधी के साथ चला। कांग्रेस ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं, कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये यात्रा है बदलाव की। जो इस समय जो वर्तमान सत्ता है, यानी केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको निशाने पर लेकर के कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा को निकालने की बात कही थी, उसने ये स्पष्ट किया था कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद केवल और केवल लोगों में जो नफरत का भाव फैलाया जा रहा है, उसको खत्म करके लोगों को एक दूसरे से जोड़ना और लोगों के बीच में मोहब्बत बांटना है। जिसको बार बार राहुल गांधी ये कहते सुने गए कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। लोगों ने उस मोहब्बत की दुकान को जो है वो खूब समर्थन किया, खूब लोग वहाँ पर पहुँचे, खूब लोग राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा में गए। राहुल गांधी जिस तरीके से ना उन्होंने मौसम को देखा, ना ही किसी और विषमता को, वो लगातार चलते रहे और उन्होंने यात्रा पूरी की। कन्याकुमारी से शुरू हुई वो पैदल यात्रा कश्मीर तक पहुंची। हर जगह से, जिस भी जगह पर वो यात्रा निकली, खूब लोगों का समर्थन मिला। ये सारी स्थितियां ऐसी बनी कि सत्ता के हाथ पांव फूल गए। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है केंद्र में, उसके सामने स्थिति बेहद असहज हो गई। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए, इतने असहज हो गए कि बीच में उनको कोरोना महामारी के फैलने की चर्चा चलानी पड़ी। कोरोना महामारी को लेकर के गाइडलाइन जारी करने पड़े। यहाँ तक कहा जाने लगा कि कोरोना महामारी के लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई और इस गाइडलाइन के चलते अब राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोकनी पड़ेगी। इन सब के बावजूद भी भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलती रही। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का जो मंसूबा था वो धरा का धरा रह गया। एक तरफ संसद में प्रधानमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी और सरकार के तमाम जो नेता हैं, वो सारे लोग मास्क लगाकर बैठे देखे गए, तो उसी दिन शाम को एक वैवाहिक समारोह में प्रधानमंत्री अपनी पूरी टीम के साथ बिना मास्क के पहुंचे थे। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर कई तरीके की खूब चर्चाएं हुई। भारत जोड़ो यात्रा के पहले पार्ट की सफलता के तौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी को त्वरित परिणाम मिलना शुरू हुए। हिमाचल में विधानसभा का चुनाव हुआ, परिणाम कांग्रेस के पक्ष में। कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ, परिणाम कांग्रेस के पक्ष में। भले ही गुजरात उस समय कांग्रेस पार्टी के साथ ना आ पाया हो, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इतनी सीटें उसके पास आई जितनी अभी तक उसने कभी नहीं जीती थी।
इन सब के बावजूद भी जो है हिमाचल और गुजरात के चुनाव एक साथ हुए तो हिमाचल में सत्ता में कांग्रेस आई थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी गुजरात जो उसका मेन गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में आज की तारीख में गुजरात और उत्तर प्रदेश को देखा जाता है। तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो ऐतिहासिक जीत के साथ अपनी सत्ता में वापसी की। वहीं कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल पर कब्जा जमाया। इसके बाद जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए तो ये कहा जा रहा था कि जो तमाम मुद्दे थे वो भारतीय जनता पार्टी अपने फेवर में ले जा रही थी। रही सही कसर जो है वो पूरी की कांग्रेस पार्टी ने जब ये ऐलान कर दिया कि बजरंग दल जैसे जो तमाम धार्मिक संगठन है उनको बैन करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको बजरंग बली के साथ जोड़ दिया। पर बजरंग बली जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए, कांग्रेस के साथ आए और कांग्रेस ने वहाँ पर 135 सीटें जीत करके सरकार बनाई। वहीं भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था वो कांग्रेस के फेवर में गया। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर एक बड़ा कारण रही। कुछ जैसे हिमाचल में कारण बनी वैसे ही कर्नाटक में भी कारण बनी। अब दो चीज़ें हैं, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 और दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी पूरे देश में इस समय है। इसकी जो मुख्य वजह है वो है मुद्दे, आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे, जिसको लेकर के कांग्रेस लोगों के बीच में जा रही है। जो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस क्षेत्र की बात हो रही है, उस क्षेत्र के स्थानीय नेताओं को आगे लेकर के चल रहे हैं। वो उन्हीं नेताओं के सहारे, उन क्षेत्र के स्थानीय नेताओं के लोकल नेताओं के सहारे वो जो है वो आम आदमी के मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। इससे आम आदमी कांग्रेस से कनेक्ट हो रहा है और इसका फायदा चुनाव में कांग्रेस को मिल रहा है। और इसी वजह से, यही कारण था कि जो ही कर्नाटक के इलेक्शन खत्म हुए, वहां पर परिणाम अनाउंस हुए, सरकार एक तरफ बन रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रही थी। वहां पर उसने गारंटी तैयार की और गारंटी लोगों के सामने रख दी। जो भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 जो चुनाव मोड में रहती है, वो अभी कागजों पर अपनी चीज़ों को उकेर रही थी। उसके पहले कांग्रेस ने पूरी तस्वीर बना करके, रंग रोगन करके और वो फ्रेम व्रेम करा करके लोगों के बीच में टांग दिया कि हाँ भाई, ये 5 गारंटियां हैं, हम सत्ता में आएंगे, पूरा करेंगे। कर्नाटक में तुरंत कार्रवाई जिस तरीके से हुई, इससे एक और ज़्यादा मजबूत आधार कांग्रेस को मिला। अब हम ये बात हो गई कांग्रेस के तैयारी की। इसके अलावा जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, जिस तरीके से कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों में देखा गया, जनता जो है वो सरकार के अगेंस्ट गई। सरकार की नीतियों से ऊब चुकी जनता सरकार के खिलाफ जाकर के उसने वोट किया। अब लौटते हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा की बात जो हमने अभी तक की, अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की जब हम बात कर रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में कैसे स्थितियां बदलेंगी, बात इसकी करते हैं। जब कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा में जब चुनावी जो राज्य रहे, जिस तरीके से तुरंत परिणाम देखा गया, उसी तरीके से पार्ट टू जो भारत जोड़ो यात्रा जिसकी शुरुआत होने, जिसकी तैयारी चल रही है, अभी राहुल गांधी की जो टीम है वो उसका रूट फाइनल करने में लगी हुई है। ये माना जा रहा है कि ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश से शुरू होगी, माफ़ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश से शुरू होगी और गुजरात तक जाएगी। जगह की बात करें तो पासीघाट से इस यात्रा की शुरुआत बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि पोरबंदर में जाकर के यात्रा का समापन होगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये यात्रा कितनी अहम हो जाती है, ये चूंकि अरुणाचल प्रदेश से जब ये यात्रा शुरू होगी, अभी राहुल गांधी जिस समय मणिपुर, जब लगातार मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है, मणिपुर में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हो रही हैं और सरकार ने जिस तरीके से मणिपुर को अकेले छोड़ रखा है, खासकर प्रधानमंत्री ने ना तो एक भी उसको लेकर के ट्वीट किया, ना उस पर उनका कोई बयान आया। खूब विरोध हुआ उसका, यहाँ तक कि ईयू में भी उसका विरोध हुआ। वहाँ पर इसकी जो यूरोपियन संसद है वहाँ पर इसकी बात उठी, मणिपुर को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के सवाल उठाए गए। जो वहाँ पर घटनाएं हो रही, उन घटनाओं की विस्तार पूर्वक वहाँ पर चर्चा हुई और साथ ही साथ ये कहा गया कि उसको रोका जाना बहुत आवश्यक है। इन सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री फ्रांस घूम रहे थे और एक सिंगल टाइम, जाना तो दूर की बात है, उनका कोई बयान इस पर नहीं आता है। वहीं राहुल गांधी 2 दिनों के मणिपुर दौरे पर जाते हैं। हालांकि उस दौरे को भी रोकने के कई सारे प्रयास किए गए, पर राहुल गांधी जहां तक जाना चाहते थे वहां तक गए और इसका जो कनेक्ट हुआ लोगों में, वो एक अलग असर देखने को मिला। साथ ही साथ राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में साफ साफ ये कह दिया था कि हम मणिपुर में कोई सियासत करने नहीं आए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि मणिपुर में जल्दी से जल्दी अमन आए।
चैन आए, लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकें। तो ये जो बात थी वो लोगों के दिलों में घर कर गई। हम कई सारे एपिसोड कर चुके हैं इस पर, कई मणिपुर को लेकर के कई सारे विस्तार से बात कर चुके हैं। मणिपुर से हम कई जो है वो वहाँ से वक्ता लेकर के आए थे जिन्होंने मणिपुर के हालात पर बात की। उसमें वहाँ से पत्रकार से लेकर के और प्रोफेसर तक लोग वहाँ से जुड़े। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी अब वो राहुल गांधी के फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। राहुल गांधी की जो छवि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बदली थी, मजबूत हुई थी, जिस तरीके से उनका कद बढ़ा था वो अब वो लगातार और बढ़ता चला जा रहा है। इसी क्रम में सत्ता ने जो है वो अपने परेशानी अपनी और ज़्यादा बढ़ाई जब राहुल गांधी को दोषी करार दिलाया मानहानि के एक मामले में। अधिकतम सजा 2 साल की हो सकती थी, वो 2 साल की सजा दिलाई गई, उनकी संसद की सदस्यता रद्द कराई गई और फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने भी उनकी उनकी अर्जी थी, जो अपील थी, उसको खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा। तो ये जो परिस्थितियां थी वो भी सरकार के अगेंस्ट जा रही हैं। यानी एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम जो मुद्दे हैं, जो इस समय हालात है, जिस तरीके से टमाटर को लेकर के लगातार चर्चा है, डीजल पेट्रोल को लेकर के लगातार चर्चा होती रहती है, डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर के तमाम लोग जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी व्यक्त करते रहते हैं। इस समय चर्चा में टमाटर है, कभी खाने वाली तमाम वस्तुएं आ जाती हैं, फिर कभी प्याज आता है, कभी आलू आता है और कभी टमाटर आता है। ऐसे मुद्दे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ज़िंदगी में, वो भी मुद्दे में हैं, वो मुद्दे बने हुए हैं और ये सारी जो है वर्तमान सत्ता के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये सारे मुद्दे वर्तमान सत्ता के खिलाफ जा रहे हैं। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी, जनता से जुड़े हुए मुद्दे वो सरकार के अगेंस्ट जा रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो कद है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा जो देश में तमाम सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और उसके कुछ ही समय के बाद उन्हीं नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। सरकारों के साथ जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के साथ तोड़फोड़ होकर के और सरकारें बनाई बिगाड़ी जा रही हैं, वो स्थितियां लोगों के बीच में हैं, लोग उसको देख रहे हैं। अब लोगों को ये सारी सियासत जो है वो समझ में आने लगी है कि आखिर क्यों केवल और केवल सत्ता के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए इस तरीके के अनैतिकता को अंजाम दिया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है पार्टियों को, उन नेताओं को जिनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। प्रधानमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आक्रामक हमले करते हैं और फिर वही नेता शामिल हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में और वो बेदाग हो जाता है, सत्ता में आता है, कहीं कोई मुख्यमंत्री बनता है, कहीं कोई उप मुख्यमंत्री बनता है और कहीं कोई पार्टी का प्रमुख बना दिया जाता है। इसके साथ साथ कई राज्यों में देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमान सौंपी जो कांग्रेस में रह करके बुरी तरीके से हारते आ रहे थे। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को बयान कर रही हैं। इसके साथ साथ जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, विपक्षी एकता जिस तरीके से दल मजबूत होते जा रहे हैं, 23 जून को जो पटना में बैठक हुई उसमें 15 दल शामिल हुए। अब 18 जुलाई को बैठक होनी है बेंगलोर में, जो पहले शिमला में होनी थी, बाद में इसको जो शरद पवार हैं उन्होंने बेंगलोर में करवाया। उसमें कहा जा रहा है कि 24 दल शामिल होंगे, यानी ये कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी की कुछ दिक्कतें शुरू हुई और इसी दिक्कत के चलते एनडीए के जो घटक दल उसको छोड़ के जा चुके हैं, उन सारे घटक दलों से अब उनका जो है वो मिन्नतें की जा रही है, मान मनोवल चल रहा है, चिट्ठी लिखी जा रही है, दौर चल रहा है कि 18 जुलाई को एनडीए की बैठक है, आप उसमें शामिल होइए। ताकत दिखाने की बात हो रही है। कहीं ना कहीं ये जो बैठक है वो ना केवल भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहा है, बल्कि 18 जुलाई को जो बैठक विपक्षी एकता को लेकर के होनी है उसे मीडिया में जगह ना मिल पाए, इसके लिए भी ये सारा बैठक प्लान किया गया कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक करेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया किसी भी परिस्थिति में विपक्षी एकता की बैठक को वो जो है वो दिखाने का समय उसके पास नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके के से सारी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। अब उत्तर से दक्षिण वाली जो यात्रा है, दक्षिण से उत्तर वाली यात्रा थी वो खत्म हो चुकी है। पूरब से पश्चिम के यात्रा को प्लान किया जा रहा है। पूरब से पश्चिम की ये जो यात्रा है अगर वो शुरू होती है तो उससे किस तरीके से कांग्रेस के हालात में बदलाव आएंगे, राहुल गांधी का जो कद बढ़ा था, मजबूत हो रहा था, उसमें और ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी और ये सारी जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से सत्ता के विपरीत जाएंगी। ऐसे में जो हालात बनेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये जो है दिक्कतें लगातार अब इससे
दिखाई देने लगी हैं। राहुल गांधी ने जनसंपर्क का जो माध्यम निकाला लोगों के बीच में जाकर के, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या उसके बाद जो तमाम जिस तरीके से वो कभी ड्राइवर्स के साथ ट्रक में यात्रा करने लगते हैं, कभी खेत में जाकर के धान रोपने लगते हैं, तो ये जो जनसंपर्क का माध्यम वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात ऐसे हो गए कि संभाले नहीं संभल रहे हैं। भाजपा की मुश्किल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो राहुल गांधी से परेशान है और तमाम विश्लेषक अब इस चीज़ का कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है राहुल गांधी को जेल भी भेजा जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं विश्लेषकों का ये भी मानना है कि अगर राहुल गांधी जेल भेज दिए जाते हैं तो राहुल गांधी का कद भारतीय जनता पार्टी की समझ से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा बाहर हो जाएगा, और अगर नहीं भेजे जाते हैं तो इस तरीके से लोगों के बीच में जाकर के वो भाजपा की मुश्किलें जो है बढ़ाते रहेंगे। ऐसे में चुनाव के नतीजे जो 2024 में होने वाले हैं वो निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे, और संभावना इस चीज़ की ज़्यादा है कि चुनाव के नतीजे वर्तमान सत्ता के खिलाफ जाए। इसलिए माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द इसकी कोई बड़ी और मजबूत काट खोजेगी और उस पर मजबूती के साथ काम करके लोगों के बीच में पहुंचेगी और आम आदमी के मुद्दों पर बात करके लोगों को वापस अपनी तरफ कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। अब देखना ये होगा कि इसमें किसको कितनी कामयाबी मिलती है और 2024 के परिणाम किधर जाते हैं, यानी ऊंट किस करवट बैठता है। धन्यवाद।